हेलो एवरीवन, मैं एस.के. सिन्हा। आज जेई मेन का जो पेपर हुआ है शिफ्ट 1 उसके क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट टू इनॉल इज। तीन नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 4 मिथाइल पेंट टू इनॉल, तो आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर जो इसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप देखने का प्रयास कीजिए। पहली बात कि यहाँ पर पेरेंट आपके पास 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन का पेरेंट हो, एक एल्डिहाइड ग्रुप हो और सेकंड पोजीशन पे इन हो, तो वो कहाँ है? और मिथाइल कहाँ है? वो 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये आपके पांच कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। सेकंड कार्बन पे एल्कीन है और साथ ही साथ फोर्थ पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है। तो ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आसान क्वेश्चन, इस बार के टेस्ट में काफी आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कुछ अच्छे भी क्वेश्चन है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा सिंपल। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। ये बेसिकली यहां पर कोरिलेट करने के लिए दिया गया है कि 4 स्ट्रक्चर है, सबसे अधिक स्टेबल कौन सा है। तो आप देखेंगे कि एक तो एनायन है और बाकी जो है सो कैटायंस हैं। तो ये समझ में आता है कि एनायन तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन यहां जो एनायन दिया गया है ये कौन सा है? यहां पर क्या दिख रहा है आपको? साइक्लोप्रोप इनाइल एनायन। तो यहां पर ये एंटी एरोमेटिक है और इस कारण से ये स्टेबल नहीं है। अब रही बात कैटायंस की, तो सेकेंड स्ट्रक्चर देखें, साइक्लोप्रोप इनाइल कैटायन। साइक्लोप्रोप इनाइल कैटायन, तो ये कैटायन कैसा है? इसको क्या बोलते हैं लोग? एरोमेटिक। ये साइक्लिक है, प्लानर है, कंजुगेशन है और 2 ही पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कि मोस्ट स्टेबल, तो आपका आंसर यही है। यहां पर आपके पास कंजुगेशन है या दोनों साइड से कंजुगेशन है, लेकिन चूंकि एरोमेटिक है इसलिए सोचना ही नहीं। आंसर इज 2। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, स्ट्रक्चर ऑफ एलाइलिक हैलाइड इज। क्या ये एलाइल हैलाइड है? एलाइल किसे कहते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4-5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है एलाइल, जब हम डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगाते हैं, और दूसरा है वाइनाइल, जब हम डबल बॉन्ड पे ही कोई ग्रुप लगाते हैं। तीसरा है बेंजाइल, जब बेंजीन के बगल वाले एटम पर कोई ग्रुप लगा होता है। और चौथा है फिनाइल, जब बेंजीन पर ही कोई ग्रुप लगा होता है। तो बहुत फंडामेंटल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, एलाइल वाइनाइल। द स्ट्रक्चर ऑफ एलाइलिक हैलाइड इज दिस वन। ये तो सही है स्टेटमेंट। इन एलाइलिक हैलाइड, हैलाइड एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिड कार्बन। अब ये कार्बन sp2 है कि नहीं है, ये ध्यान दीजिए कि यहां पर इस कार्बन पे H, H, X और एक और कार्बन, तो बेसिकली 4 बॉन्ड है, 4 सिग्मा है, स्टेरिक नंबर 4 है। तो ये क्या हो गया आपके पास? sp3। तो निष्कर्ष क्या निकल के आया कि पहला तो सही है और दूसरा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, वेयर स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड। ओके, द फाइनल प्रोडक्ट A फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन सीक्वेंस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आप देख क्या रहे कि आपके पास एक ब्रोमोबेंजीन है। ओके, ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम ईथर में डालते हैं तो क्या होता है? अगर आपने अल्काइलेट पढ़ा है तो आपको पता है कि मैग्नीशियम में जब डाल देंगे तो ये तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा।
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये जो ग्रिग्नाइट बना ये तो बहुत रिएक्टिव होता है, कार्बेनायन होता है। CO2 के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये इंसर्शन हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा फिनाइल का, और ये क्या बन गया, तो बेंजोएट आयन बन गया, पहले बेंजोइक एसिड बन गया। यूं मान के चलो कि आप यहाँ पर एसिडिफिकेशन के बाद बेंजोइक एसिड बन गया। तो स्ट्रक्चर 1 का प्रोडक्ट ये हुआ, 2 का प्रोडक्ट ये हुआ, और ये जो बेंजोइक है अमोनिया के साथ हीट करने पे क्या बनता है, तो अमोनिया के साथ जब तक हीट नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे अमाइड नहीं बनेगा, लेकिन अगर हीट कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा बेंजामाइड। और बेंजामाइड को ब्रोमीन NaOH के साथ रिएक्शन कर देंगे तो ये रिएक्शन कहलाता है हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, Br2NaOH, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, तो इस रिएक्शन में ये जो बीच वाला कार्बोनिल ग्रुप है ये इलोप हो जाता है, खत्म हो जाता है। और तो आंसर क्या मिला आपके पास, आंसर बन गया आपके पास एनिलीन। तो प्राइमरी अमाइन बनाने का एक टेक्निक है, अमाइड से प्राइमरी अमाइन हम लोग बनाते हैं हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन से। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, तो एनिलीन, आंसर इज 2। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। स्ट्रक्चर ऑफ वाइनाइलिक हैलाइड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था एलाइल, वाइनाइल, फिनाइल। तो ये एक और बहुत ही आसान सवाल, सिंपल सा, आपको कुछ करना नहीं है कि वाइनाइल कौन सा है, तो वही डबल बॉन्ड पे जहां हेलोजन लगा हुआ है ये वाइनाइलिक है, दैट्स ऑल। बाकी जगहों पे आप देखेंगे तो ये एलाइलिक कहलाएगा। ये तो 2 डिग्री हो गया आपके पास, ये भी आपके पास बेंजाइलिक, क्या हो गया, ये एलाइलिक हो गया चूंकि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे। तो स्ट्रक्चर 1 इज वाइनाइलिक हैलाइड। व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन रिएक्शन, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैं इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, इसमें सिंपल सा दिया हुआ है कि भाई इस रिएक्शन का नाम बताओ। तो जब भी आप देख रहे हो बेंजोइल क्लोराइड को H2PD बेरियम सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है, और ये कौन सा रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन का नाम आप बताओ। तो ये बेसिकली यहाँ पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसका नाम क्या है, रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन। ओके, तो आपका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा एनिलीन है, इसमें कुछ डाल दिया, डाइजोनियम बन गया। अरे ऐसे कैसे बन जाएगा, तो डाइजोनियम बनाने के लिए क्या डालते हैं, HNO2 डालते हैं। HNO2 चूंकि मिलता नहीं है डायरेक्ट, तो क्या डालते हैं, NaNO2HCl डालते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपको ध्यान ही होगा, याद ही होगा कि एनिलीन से डाइजोनियम कैसे बनाते हैं। तो ये रिएजेंट आपके पास A है, कहां पर है, ये आप देखें यहां पर। अच्छा, डाइजोनियम में क्या डालें, कि स्कारलेट रेड बनता है। तो ये स्कारलेट रेड क्या बनता है, डाई बनता है। तो डाई बनाने वाले कौन कौन है, या तो फिनॉल से डाई बनता है, एनिलीन से डाई बनता है, या बीटा नैप्थॉल से डाई बनता है। तो यहां पर स्कारलेट रेड बनता है बीटा नैप्थॉल के डाई से। आंसर इज 1। कि A का वैल्यू क्या हो गया, A हो गया हमारे पास NaN2HCl, और B क्या हो गया हमारे पास बीटा नैप्थॉल। तो बीटा नैप्थॉल के साथ आपके पास ये जो प्रोडक्ट बन रहा है स्कारलेट रेड बन रहा है। तो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। Which sugar does not give reddish brown precipitate with failing solution? जब भी आप बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं बार बार वहां एक सवाल निकल के आता है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है। रिड्यूसिंग शुगर, तो रिड्यूसिंग शुगर कहने का मतलब यह हुआ कि वैसे शुगर जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जो फेलिंग को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। तो कौन ऑक्सीडाइज होता है, कौन रिड्यूस होता है, तो यहां जवाब है कि जिसके पास CHO ग्रुप होगा तो वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, और लास्ट में रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा, कॉपर ऑक्साइड का, है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड का। अब याद ध्यान दीजिए, तो भाई इसमें कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट हो सकता है। तो अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जहां जहां हेमी एसिटल लिंकेज होता है ये खुल करके एल्डिहाइड दे देते हैं। यहां ध्यान देना,
ये खुलने के बाद दे विल गिव एल्डिहाइड। तो ये खुल करके यहां पर OH बन जाएगा और यहां पर CHO बन जाएगा। तो ध्यान रखना ये कि लैक्टोज में, माल्टोज में, ग्लूकोज में, इन सब में आपके पास हेमिस्टर लिंकेज होता है, सुक्रोज में नहीं होता। सुक्रोज में हेमिस्टर लिंकेज नहीं होता, और चूंकि सुक्रोज में नहीं है तो ये आपके पास ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो ये आपके पास रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन और ध्यान रखें, टॉलिन का क्वेश्चन है कि टॉलिन को A के साथ एसिटिक एनाइड्राइड में रिएक्शन किया गया और B के साथ कार्बन डाइसल्फाइड में किया गया, तो दोनों में एक ही प्रोडक्ट दे रहा है बेंजल्डिहाइड। तो भाई A और B क्या है? ये NCERT के तो डायरेक्ट रिएक्शंस हैं कि जब आप टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो तो भी बेंजल्डिहाइड बनता है, और जब CrO3 को एसिटिक एनाइड्राइड में कराते हो तो भी बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेसिकली दिस इज योर CrO3 एंड दिस इज CrO2Cl2, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन ये हो गया, NCERT का लाइन है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें कि भाई हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन है, उसमें सोडियम डाल दिया तो क्या होता है। तो टर्मिनल एल्काइन इतना अधिक, कम से कम इतना होता है एसिडिक कि वहां पर सोडियम के साथ ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस देता है, और ये क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C-। जितने भी टर्मिनल एल्काइन है सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं और एल्काइनाइड बनाते हैं। और इसके साथ मान लिया जाए कि एक Y है जिसको रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। तो यहां पर कितने कार्बन हमारे पास, 3 कार्बन है। अच्छा, 3 कार्बन है। यहां पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसको जोड़ने के लिए यहां क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये न्यूक्लियोफिलिक है तो इधर वाला इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। तो कौन सा 2 कार्बन का इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहां पर हैलोजन ले आए तो बेसिकली ये हैलोजन पर अटैक करके SN2 रिएक्शन के माध्यम से ये प्रोडक्ट दे देगा। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि इस केस में ये कौन सा कंपाउंड है हमारे पास, ये X क्या हो गया, तो X हो गया हमारे पास, ये बन गया, ठीक है। और Y क्या है, तो Y हमारे पास 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का हैलाइड है, तो दिस इज योर 2 कार्बन हैलाइड, X एंड Y। ये क्वेश्चन नंबर 10। ओके, कैलकुलेट RF वैल्यू if solute traveled by 3.5 centimeter and solvent traveled by 0.5 centimeter। ये अच्छा क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी का। RF वैल्यू क्या होता है, तो सॉल्यूट जितने से ट्रेवल रिलेटिव है, तो सॉल्यूट की ट्रैवलिंग डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट की ट्रैवलिंग, और यहां दिया हुआ 3.5 है, ये 0.5 है, आंसर इज 7। तो ये जो RF फैक्टर है इसको निकालने के लिए आपको सिंपल सा डेफिनेशन चाहिए कि व्हाट इज RF वैल्यू, और उसके बाद चूंकि दोनों वैल्यू यहां दिया हुआ है उसके आधार पर आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर RF वैल्यू। ओके, थैंक यू। इसी के साथ ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है और फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।